स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर और अभी हमारे साथ मौजूद है जमाते इस्लामी के नायब सदर इंजीनियर सलीम साहब। तो हम इनसे बात करेंगे जो कृषि कानून था वो लगभग 1 साल तक चला और 1 साल बाद केंद्र सरकार ने उसे वापस ले लिया है। तो सर इस पर आप क्या कहेंगे? केंद्र सरकार ने और अब तो पार्लियामेंट ने बाकायदा उसको इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। पार्लियामेंट ने भी उसको वापस ले लिया है, तो इस पर हमें खुशी है कि ये कानून वापस ले लिए गए। और पिछले 1 साल से इन कानूनों का विरोध चल रहा था और हम शुरू से कहते आए थे कि ये कानून जो है किसान विरोधी हैं, जनता विरोधी हैं और हम किसानों की इन मांगों को जायज़ समझते हैं और हम उनका समर्थन बराबर करते रहे। लेकिन हमने देखा कि 1 साल तक ये हालात पैदा किए सरकार ने कि इस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की, इस आंदोलन को बांटने की कोशिश की और इसको हिंसक बनाने की साजिश की गई। लेकिन मैं किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे हिम्मत और हौसले से अपना विरोध जारी रखा और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार की गलती की वजह से इतना नुकसान हुआ, 700 लोगों की जानें गई, इतना और नुकसान हुआ। CA/NRC का जो कानून है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है इस माने में कि वो हमारे संविधान की जो मूल धारा है, मूल बुनियाद है, उसको हिलाने वाला है कि इस कानून के आधार पर नागरिकता जो है वो देने में धर्म के आधार पर भेदभाव नागरिकों के बीच किया जाएगा इस कानून के तहत। तो ये हमारे देश के संविधान के ख़िलाफ़ है और इसका असर सिर्फ मुसलमानों पर पड़ेगा ऐसा नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के स्वरूप को बदलने वाला कानून है। इसीलिए सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि दूसरे लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि सरकार शायद अब उसके लिए आसान होगा ये समझना कि ऐसे कानून जिससे देश में एक तरह से समाज में बंटवारा पैदा होता हो, ऐसे कानूनों को फ़ौरन वापस लिए जाए। सर कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जो CA और NRC का जो ये था ना बिल, उसको फिर से विरोध करनी चाहिए ताकि वो फिर से सरकार उसको वापस लेगी। जिस तरह से कृषि कानून वापस लिया गया उस तरह से फिर वो CA कानून को वापस लेगी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, विरोध तो जारी है और CA कानून का विरोध जो लोग कर रहे थे वो अभी भी विरोध कर रहे हैं और हम अभी भी इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। और लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करनी चाहिए इस पर। अब देखिए, विरोध की शक्ल क्या होगी, कब कैसी होगी, वो हालात के मुताबिक होगा। कोविड से पहले विरोध जारी थे, अब कोविड के हालात के बाद जो है विरोध की शक्ल बदल गई। तो अब विरोध की कौन सी शक्ल होगी वो तो आगे का वक्त बताएगा। लेकिन अभी हम समझते हैं कि एक बड़ी आबादी हमारे देश की वो इस कानून के ख़िलाफ़ है, इसका विरोध कर रही है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। सर गुरुग्राम में जो जिस तरह से हो रहा है वहाँ पहली बार नहीं हुआ, कई बार इस तरह की घटनाएं हुई। आखिर वो मामला क्या है और वो क्या चाहते हैं? क्या मुसलमानों को डराना चाहते हैं या कोई इसका पॉलिटिकल एजेंडा है? देखिए, ये गुड़गांव में जो जुमे की नमाज का मसला है वो आज से नहीं बरसों से वहाँ नमाज हो रही है। वहाँ इतनी बड़ी आबादी है और ख़ास तौर से जुमे के दिन लोग काम करने आते हैं और वहाँ इतनी तादाद में मस्जिदें नहीं हैं कि वहाँ नमाज पढ़ी जा सके। तो लोग खुली जगह में आधा घंटे के लिए अपनी नमाज अदा करते रहे और 100 से ज़्यादा जगहों पे नमाज हो रही थी। तो अब ये इतने सालों से ये सब चल रहा था, लेकिन अब कुछ लोग जो है शरारती लोग जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, कुछ संगठनों के लोग हैं, तो वो इसकी आड़ में माहौल ख़राब करना चाहते हैं और अपना राजनीतिक कुछ फ़ायदा शायद उठाना चाहते हैं और इसीलिए वो इसको बार बार डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनको ये डर नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। उनका ये डर निकला हुआ है कि सरकार हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए उनके हौसले बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार और पुलिस को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए और जो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं वो किसी को अगर कोई शिकायत है तो वो सरकार से, पुलिस से शिकायत करें। आप कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। और दूसरी तरफ ये है कि सरकार वहाँ पर जो नई आबादियाँ बस रही है उसमें ज़मीन अलॉट करे, जिस तरह और धर्मों के लिए होती है, मस्जिद के लिए भी ज़मीन अलॉट करे। वहाँ 19 मस्जिदें ऐसी हैं जो दूसरे लोगों के कब्ज़े में हैं, उन मस्जिदों को मुसलमानों के हवाले करने का प्रोसेस शुरू हो, तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। तो हमारी सब लोगों से बातचीत भी हो रही है और हम वहाँ गए भी थे
और हमने वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की और वहाँ जो हिंदू भाई नमाज का इंतज़ाम करते हैं या अपनी जगह जो दे रहे हैं उनसे हमने बातचीत की। गुरुद्वारे के लोग जिन्होंने अपने आप को ऑफ़र किया उनसे भी हमने मुलाकात की और ख़ुद जो लोग विरोध कर रहे हैं उनमें से भी कुछ लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि ये हमें जो लगा वो ये कि सिर्फ़ अपने आप को राजनीतिक तौर पर स्थापित करने के लिए कुछ लोग जो है इन शरारती लोगों की मदद से ये काम कर रहे हैं और सरकार को और प्रशासन को ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। सर हमारे साथ हमारी सहयोगी फ़रहीन सैफी, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहती है। सर फ़रहीन, आप सवाल पूछें। सर मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है, जैसे आपने ये बोला कि 700 लोगों की किसान आंदोलन में मौत हो गई, लेकिन संसद में जो हमारे कृषि मंत्री वो बोलते कि हमारे पास उसको कोई डाटा ही नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी लिस्ट नहीं है जिसमें ये पता चले कि 700 किसानों की मौत हो गई। और जो लोग बोल रहे हैं कि किसानों को मुआवजा देना चाहिए, तो हम किस जब हमारे पास डाटा नहीं तो हम क्यों उनको मुआवजा दें? देखिए, ये जो बात है कि हमारे पास डेटा नहीं है, अब तो सरकार के पास ऐसी चीज़ें आ गई हैं पेगासस जैसी कि वो तो लोगों के फ़ोन के अंदर जाके लोगों का डाटा ले सकते हैं और ये कहना सरकार का है कि कितने लोग मरे हैं हमको पता नहीं है। तो ये तो बहुत बिल्कुल अजीब बात है और सरकार में बैठे हुए लोगों को ऐसी गैर जिम्मेदारी के बयान नहीं देने चाहिए। तो ये बात सबके सामने है कि 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। सरकार चाहे तो आसानी से वो डेटा कलेक्ट कर सकती है, लोगों के पास भी लिस्ट होगी, जिनके घर और परिवार के लोग मरे हैं उनको तो पता है। तो आखिर लेकिन अगर सरकार कुछ करना चाहेगी तब ये सब होगा। तो सरकार गंभीर हो कि उनको मुआवजा भी दे और माफ़ी तो मांगी है प्रधानमंत्री ने, लेकिन माफ़ी मांगने से सिर्फ काम नहीं चलता। इतना नुकसान हुआ है, लोगों की जानें गई हैं और 1 साल के बाद आपने कानून वापस लिए हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इन मरने वाले जो किसान हैं उनके परिवारों की देखभाल और उनको उचित मुआवजा देना चाहिए। सर जैसे अभी यूपी में चुनाव होने वाले हैं, आपने बोला था कि हम लोगों को धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है वो नहीं करने देंगे, लेकिन अगर राजनीति नाम आते तो सबसे पहले उसके साथ होता है धर्म नाम जुड़ा हुआ, तो उसके बिना तो राजनीति हो ही नहीं सकती। और आप जैसे देख सकते हैं कि यूपी में अलग अलग जो यादव हो या फिर और कास्ट हो, सब अपने अपने लीडर को वोट देते हैं। और तो आप ये जो बंटवारा है इसको कैसे ख़त्म करेंगे? देखिए, लोगों को ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी पसंद की पार्टी को वोट करें और जिस कैंडिडेट को चाहे वोट करें, लेकिन जो लोग समाज में नफ़रत फैला रहे हैं और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं और जो असल मुद्दे हैं जनता के, बेरोज़गारी है और लोगों की, लेकिन सर लोग उनका समर्थन करते हैं धर्म के नाम पर जो स्पीच देते हैं, तो लोग उनको मेजॉरिटी में बिठाते हैं संसद में, तो वो पार्टीज़ क्या करें इसमें? हम वही कह रहे हैं, जनता ही चुनती है। तो हम जनता से ही कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो समाज को बांट रहे हैं, बांटना चाहते हैं और ऐसे मुद्दे उठाकर, भावनात्मक मुद्दे उठाकर लोगों में दरार पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों से होशियार रहें, ऐसी पार्टियों से होशियार रहें और अपने विवेक से ऐसे लोगों के बारे में सोचें जो सही माने में इस देश को सही राह पे ले जा सकते हों। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com